अगर सांस की नाली में नवाला फंस जाए तो क्या करें? घर पर फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करें? बच्चों में या बड़ों में अगर ऐसा मसला हो जाए तो क्या अलामत होती हैं और किस तरह से इसकी फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है? बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग खाना खाते हुए सांस नवाला सांस की नाली में फँसा लेते हैं और छोटे बच्चे तो अक्सर कॉइन फँसा लेते हैं, बटन खा लेते हैं या खिलौनों का छोटा टुकड़ा जो है वो सांस की नाली में लेके चले जाते हैं। अक्सर खिलौनों के ऊपर लिखा होता है चोकिंग हैज़र्ड। अक्सर पैकिंग मटीरियल के ऊपर लिखा होता है चोकिंग हैज़र्ड। ये बात वालिदैन के लिए नहीं होगी जब मैं बताऊँगा कि छोटे बच्चों को खिलौने बड़े साइज़ के देने चाहिए। ऐसे खिलौने नहीं देने चाहिए जिनके डिटैचेबल पार्ट्स हों। ये बात बड़ी अजीब-सी लगती है कि छोटा बच्चा है तो छोटे साइज़ के खिलौनों से खेलेगा, ऐसा गलत है। छोटा बच्चा छोटे साइज़ के खिलौनों से नहीं खेल सकता। जो भी चीज़ वो अपने मुँह के अंदर डाल सकता है, इस तरह के खिलौनों से वो नहीं खेल सकता। छोटे बच्चे को आप बड़े साइज़ के खिलौने देते हैं और ऐसे खिलौने देते हैं जो एक पार्ट में हों, एक पीस में हों, उनके दरवाज़े खुलने वाले ना हों गाड़ियों के या उन वो छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में ना हो। इनसे छोटे खिलौनों से बच्चे ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। कभी उनको खा लेते हैं, वो पेट में चले जाते हैं, मैदे में चले जाते हैं, ग़िज़ा की नाली में चले जाते हैं, कभी और मसला पैदा हो जाता है। तो छोटे बच्चों को बड़े खिलौने देने चाहिए। जब चोकिंग होती है तो अलामात क्या होती हैं? चोकिंग में जो मरीज़ जिसके साँस की नाली में ग़िज़ा चली जाती है या कोई फ़ॉरेन बॉडी चली जाती है, पत्थर चला जाता है या कोई शीशे का बॉल चला जाता है जिसे बेंटे कहते हैं हम, तो वो बोल नहीं सकता, उसे खाँसी होती है या साँस की सॉरी वो खाँसी नहीं कर सकता और साँस उसका रुक जाता है। बोल भी नहीं सकता, खाँसी भी नहीं कर सकता और साँस भी उसका रुक जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है चेहरे का, रेड हो जाता है या ब्लूइश होना शुरू हो जाता है, वो पैनिक में आ जाता है, आइज़ उसकी वाइड ओपन हो जाती हैं और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। उस अपना एक हाथ या दोनों हाथ वो गर्दन के इर्द-गिर्द ऐसे क्लच कर लेता है, गर्दन के इर्द-गिर्द लपेट लेता है। वो कोशिश करता है भागने की, अटेंशन सीक करने की, इधर-उधर भागने की, उसे समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूँ? ये यूनिवर्सल साइन है चोकिंग का कि एक हाथ या दोनों हाथ गर्दन के इर्द-गिर्द रैप कर लेता है इंसान। जब इस तरह हो छोटे बच्चों में ऐसा हो कि बच्चा जो है वो साँस ना ले पा रहा हो, खाँसी ना कर पा रहा हो, बच्चे को जो है वो बोल ना पा रहा हो, रो ना पा रहा हो और उसका रंग नीला या लाल पड़ता जा रहा हो तो समझे कि उसने साँस की नाली में कोई चीज़ ले गया है। तो उसको आपने 5 बैक ब्लोज़ देनी है पहले और उसके बाद 5 चेस्ट थ्रस्ट देनी है। क्योंकि बच्चों में पेट के अंदर जिगर का साइज़ बड़ा होता है इसलिए एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं दे सकते छोटे बच्चों में। एब्डोमिनल थ्रस्ट मना है इन्फेंट्स में। इन्फेंट से मुराद अप टू 1 ईयर के बच्चे होते हैं लेकिन आम तौर पे बच्चों का क्योंकि ग्रोथ अच्छी नहीं होती तो अप टू 2 इयर्स जो है हम इन्फेंसी रफली काउंट करते हैं। तो 2 इयर्स तक के बच्चों को आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देना, बैक ब्लोज़ देनी है और चेस्ट थ्रस्ट देनी है। चेस्ट थ्रस्ट बैक ब्लोज़ आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में देख रहे हैं कि इस तरह से आप खुद किसी जगह पे या बैठ जाएँगे किसी हाई चेयर पे या अपने एक पाँव के नीचे चौकी रखेंगे और आपकी थाई जो है वो लीनिंग, इंक्लाइनिंग पोज़ीशन में होगी। बच्चे का सर नीचे की तरफ होगा, बाकी जिस्म बॉडी सारी ऊपर की तरफ होगी। एक हाथ से बच्चे को आप अच्छी तरह से होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ से आप बैक की तरफ बैक पे उसके ब्लो करेंगे 5 टाइम्स। फिर जब बच्चे को आप सीधा करेंगे तो जिस हाथ से आप बैक ब्लोज़ दे रहे थे उस पे आपने उस हाथ से आपने होल्ड कर लेना है बेबी को और मुँह के अंदर एक दफ़ा देखना है कि कहीं वो जो फॉरेन बॉडी आई थी, वो मुँह के अंदर जो थी, वो मुँह के अंदर तो नहीं आ गई। अगर मुँह के अंदर आ गई है, तो फिर बच्चे को उल्टा करके मुँह के अंदर से वो निकाल लें दोबारा। अगर नहीं है फॉरेन बॉडी मुँह के अंदर, तो फिर बच्चे को चेस्ट थ्रस्ट भी दें 5 टाइम्स और ये चीज़ तब तक रिपीट करते रहें, जब तक बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस ना हो जाए। जब तक कॉन्शियस है, ये काम करना है। जब बच्चा खुदा ना खास्ता अनकॉन्शियस हो जाता है, तो फिर आपने सीपीआर शुरू कर देना है, जिसका प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट है। अगर जो है वो चीज़ निकल जाती है तो उसी वक़्त फ़ौरन बैक ब्लोज़ और चेस्ट थ्रस्ट जो है वो बंद कर दें। बलगम निकालने के लिए या किसी और मकसद के लिए इसका कोई रोल नहीं है। उसी वक़्त बच्चे को रिकवरी पोज़ीशन पे लिटा दें, बच्चे को सहलाएँ, बच्चे को काम करें और अगर अगर बहुत नीला हो तो ऑक्सीजन देने की कोशिश करें। बड़ों में हो अगर फॉरेन बॉडी इनहेलेशन, फॉरेन बॉडी सांस की नाली में फंस जाए तो फिर आप बैक ब्लोज देते हैं 5 दफ़ा आगे लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन में। जो जो भी बड़ा है, एडल्ट है या बड़ा बच्चा है 2 साल से बड़ा, उसको आगे की तरफ उसका मुँह होगा, आगे की तरफ झुका हुआ होगा और एब्डोमिनल थ्रस्ट आप उसको दे सकते हैं इस तरह से, जिसको कहते हैं हम हेमलिक मैनूवर। और ये भी इसी तरह 5 बैक ब्लोज, 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं आप और फॉरेन बॉडी जब तक निकल ना जाए या जब तक मरीज़ खुदा ना खास्ता बेहोश होके गिर ना जाए। हेमलिक मैनूवर किस तरह से देते हैं? आप एक हाथ की अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपने लेफ्ट हैंड की फिस्ट बनाएँ, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो अपने राइट हैंड की फिस्ट बनाएँ। फिस्ट का जो थंब है वो आप अपनी नाभ से मरीज़ की नाभ से 1 इंच ऊपर
एब्डोमेन के अंदर यानी पेट की दीवार के अंदर दसा दें। ये जो सीने की हड्डियां हैं इससे थोड़ा ये नीचे होगा, और दूसरा हाथ इसके ऊपर रख लें, कलाई को होल्ड कर लें दूसरे हाथ से, और जोर से रैपिड जर्की मूवमेंट से अपवर्ड आप इसको अपने दोनों हाथों को अपने सीने की तरफ जो है वो पुल करें। और ये प्रोसेस वो आदमी ज़्यादा आसानी से कर जा सकता है जो मरीज से ज़्यादा लंबा है। जो मरीज से छोटा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए ऐसा करना। तो इसमें होता ये है कि पेट का जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो डायफ्राम यकदम ऊपर की तरफ उठता है, और जो फेफड़ों में हवा होती है वो बहुत तेजी से सांस की नाली की तरफ जाती है, और सांस की नाली में फंसी हुई जो चीज़ होती है वो बाहर निकल जाती है। ऐसा आपने 5 दफ़ा करना है, या तब तक करना है जब तक फॉरेन बॉडी जो भी बाहर की चीज़ है जो गज़ा की नाली में सांस की नाली में फंसी हुई है वो निकल ना जाए। और अल्टरनेटली आपने बैक ब्लोज और एब्डोमिनल थर्स्ट आपने करते जाना है। एब्डोमिनल थर्स्ट का दूसरा नाम हेमलिक मनूवर है। ये दोनों चीज़ें आपने बारी बारी 5 टाइम्स बैक ब्लोज और 5 टाइम्स एब्डोमिनल थर्स्ट आपने करते जाना है, तब तक जब तक फॉरेन बॉडी ना निकल जाए या मरीज बेहोश हो जाए। अगर फॉरेन बॉडी निकल गई है तो बिल्कुल रोक दें, मरीज को रिकवरी पोजीशन पे लेटा दें, और अगर खुदा ना खास्ता मरीज जो है वो अनकॉन्शियस हो गया तो फिर सीपीआर शुरू कर दें। और फर्स्ट एड के लिए कॉल जो है वो हमेशा कॉल जो है वो सबसे सेकंड स्टेप पेशेंट की तरफ अप्रोच करके सेकंड स्टेप आप कॉल फॉर हेल्प करते हैं, आप 1112 मिलाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता जिस जगह जब चोकिंग हुई है तो उस वक्त आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद भी एब्डोमिनल थर्स्ट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं अपने आप को। उसी पोजीशन में फिस्ट रखें, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें, एब्डोमेन के अंदर इन दोनों हाथों को गाड़ दें, और किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट लीन करें, किसी हार्ड चेयर के अगेंस्ट लीन करें, और अपनी पूरी बॉडी को बहुत जोर से उस हार्ड सरफेस के अगेंस्ट जो है वो पुश करें। और इस दौरान अपनी दोनों कलाइयां जो हैं वो मुट्ठी समेत दोनों कलाइयों को अपने पेट की तरफ जोर से पुश करें। इस प्रोसेस से इंशाल्लाह फॉरेन बॉडी रिमूव हो जाएगी। ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। ये बहुत यूजफुल वीडियो है। हर घर के फर्द को इसका पता होना चाहिए कि चोकिंग क्या होती है और चोकिंग को किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से छोटे बच्चों में चोकिंग हैजर्ड्स, चोकिंग को अवॉइड करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ये इन्फॉर्मेशन अपने तक नहीं रखेंगे, आगे प्रोपेगेट भी करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।